ये तीनों तो हमें समझ आ गए कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फास्फेट ग्रुप होता है, लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं, दैट इज द मच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो हमने अभी देखना है अलग अलग कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं। कंपोजिशन में वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद यहां पे CH2OH, सही हो गया, यहां पे OH है और यहां पर OH है। अगर मैं राइबोज की बात करूंगा, अगर यहां पे डीऑक्सी राइबोज हो यानी DNA हो तो फिर मैं ये OH नहीं बनाऊंगा, वो समझ जाओ। और यहां पे कार्बन नंबर 1 पे एक OH होगा। अब उसके बाद ये पेंटोज शुगर है, इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब कार्बन नंबर 1 पे सबसे पहले रिएक्शन होगा और रिएक्शन क्या होगा, बिलफर्ज ये नाइट्रोजन था और ये आगे से C के साथ जुड़ा है और ये फिर से नाइट्रोजन और ये दोनों C के साथ जुड़े थे। मैं बना रहा हूं पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर और ये हमारे पास फिर से क्या है, ये नाइट्रोजन, ये फिर कार्बन के साथ था और यहाँ पे कार्बन, और वो क्या था हमारे पास किसके साथ जुड़ा था, और यहाँ पे और बीच में क्या आएगा, ये नाइट्रोजन के साथ और ये कार्बन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ गया था। तो ये क्या है हमारे पास, सिंपल एक डबल बॉन्ड इधर था, एक डबल बॉन्ड इधर था, एक डबल बॉन्ड इधर था। अब ये क्या हमारे पास, सिंपल एक प्यूरीन की रिंग है, प्यूरीन की बेस है। अब ये जो प्यूरीन की बेस है, अगर इसको मैं यहाँ पे इसके साथ NH2 ऐड कर देता हूं तो फिर समझ जाओ कि एडेनिन है। उसका ये हमारे पास पहला है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। जो 9वें नंबर पे जो एटम है जो कि नाइट्रोजन है, उसके साथ लगा होता है हाइड्रोजन। उसके साथ क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। तो उसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O। किसके फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन और जो ये वाला कार्बन, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 और बेस जो नाइट्रोजन का जो हमारे पास यहाँ पे फ्री हो जाता है नाइट्रोजन, वो हमारे पास प्यूरीन के केस में नाइट्रोजन नंबर 9 है। तो उन दोनों के दरमियान बन जाता है बॉन्ड और इस बॉन्ड की वजह से पेंटोज शुगर क्या, पेंटोज शुगर के साथ एक बेस जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है और उसके साथ एक बेस जुड़ती है और इसको हम क्या बोलेंगे, जब पेंटोज के साथ एक राइबोज के साथ एक बेस जुड़ती है, चाहे कोई भी बेस हो, उस इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शुगर और बेस आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये तो मैंने अभी इधर बता दिया, आगे जितने भी लेक्चर हैं उसमें हम ऐसे करके यहाँ पे नाम लिखेंगे कि ये एडेनिन है, चाहे वो शुगर ग्वानिन है, चाहे वो शुगर साइटोसिन है, चाहे वो नाइट्रोजनियस बेस जो है वो थाइमीन है, चाहे वो नाइट्रोजनियस बेस यूरेसिल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की बजाय हम उस पर उसका नाम लिखेंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन वगैरह। तो ये चीज हो गई बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर। इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का। किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। और न्यूक्लियोसाइड की अगर नेमिंग की बात करें तो याद रखिए इसका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम कैसे बनेगा। बिलफर्ज अगर ये एडेनिन है, ये क्या हमारे पास एडेनिन है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। इसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन। अगर इसका यहां पे बिलफर ग्वानिन है, क्या है, बेस हमारे पास ग्वानिन है, तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा ग्वानोसिन। क्या नाम होगा, ग्वानोसिन। इसी तरीके से अगर यहां पे साइटोसिन है तो उसका एडिनोसिन की जगह साइटोसिन होगा। क्या होगा हमारे पास, साइटोसिन। इसी तरीके से यूरेसिल के साथ हो जाएगा यूरेनोसिन, या इस तरह के जो नाम होंगे। तो ये जो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन वगैरह जो होंगे वो बेसिकली इस पूरे ग्रुप को शो करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास के जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ कैसे जुड़ रही है, कार्बन नंबर 1 पे। किसके, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे आपकी बेस जुड़ जाती है। उसके बाद जो फास्फेट का ग्रुप होता है, कौन से वाला, फास्फेट का जो ग्रुप है। अब मैं ये वाली जगह जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं कि ये C है,
और ये H2 है और ये आगे से OH है। ठीक है, बड़ा क्यों करके लिखा अभी बताता हूं। ये क्या है, कार्बन नंबर 5 है। ये क्या हमारे पास, कार्बन नंबर 5। अब हमारे पास जो पेंटोज शुगर है, जो फास्फेट ग्रुप है, उसका क्या फॉर्मूला था, P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये O और इसके साथ H, और ये O और उसके साथ H। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इसको O नेगेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, याद रखना। लेकिन इसके साथ अगर O नेगेटिव लिखूंगा फिर H की जरूरत नहीं है। अगर O नेगेटिव नहीं लिख रहा तो डॉट्स के साथ H लगाना लाजमी हो जाता है। सो होगा अब क्या कि ये जो OH है, क्या है, ये जो OH है, इसके और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ H2O रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो ये कार्बन अब इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा बॉन्ड। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ये H2O के फॉर्म में रिलीज हो गए, और ये जो O था उसने इस कार्बन के साथ क्या बना लिया, कार्बन नंबर 5 के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। अगर हम गौर से देखते हैं तो COC एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि हम फंक्शनल ग्रुप कौन से थे, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस OH और R, अल्कोहल और इसके दरमियान, किसके दरमियान, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके दरमियान जब हम एस्टरिफिकेशन होती थी तो ये OH रिलीज हो जाता था, ठीक है, H2O की फॉर्म में, और ये C डबल बॉन्ड O और ये O और आगे से R, मतलब कोई भी और C था, तो बीच में इस तरह का जो बॉन्ड बनता था उसको बोलते थे हम एस्टर बॉन्ड। उसको क्या बोलते थे, एस्टर बॉन्ड। तो यहां पर कुछ तो एस्टर बॉन्ड बना, लेकिन ये ऑक्सीजन आगे कार्बन की जगह फास्फोरस के साथ अटैच है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम DNA RNA या उसका बैकबोन बनाएंगे तो हमें पता होगा कि ये एक पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 5 के साथ एक एस्टर बॉन्ड यहां बनाएगा, और उनमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के OH के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक ही फास्फेट दो जगह एस्टर बॉन्ड बनाएगा, उसकी वजह से फास्फोडायास्टर लिंकेज का एक टर्म जो है वो डेवलप होगी। तो वो चीज याद रखना, डायास्टर मतलब दो एस्टर के बॉन्ड बनेंगे। वो एक कैसे बना वो मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। जब इसका दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बैकबोन में शामिल होगा, आगे हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले, तो वहां पे फिर फास्फोडाइएस्टर के बाद जो लिंकेज है उसकी टर्म जो है वो डेवलप होती है। तो वो तुम लोगों को फिर पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से डेवलप हो जाता है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो फास्फेट का ग्रुप है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड था, उस न्यूक्लियोटाइड की तरह अंदर जो है तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। हमने ये देख लिया कि बेस और पेंटोज शुगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है वाला, क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो रही है, जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच हो रहा है फास्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक फास्फेट ग्रुप भी है, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, इन तीनों को मिला के क्या मतलब कि शुगर, यहाँ पे पेंटोज की जगह मैं शुगर लिख लेता हूं। शुगर ये पता होना चाहिए कि चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, जब शुगर तो उसके साथ बेस और उसके साथ फास्फेट ग्रुप तीनों अटैच हूं, क्या हूं, तीनों अटैच हूं, तो इन तीनों को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे अब, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एक बेस है, एक पेंटोज शुगर है, एक हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। अब समझ आ गई। अब अगर शुगर और बेस को अलग अलग हम बोले तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड। याद रखना कि एक हमारे पास टर्म होती है एएमपी। एएमपी की जगह मैं लिख लेता हूं पहले एनटीपी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, डीएनटीपी या एनटीपी का नाम अगर नहीं सुना तो आगे सुन लोगे। एनटीपी होती है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एक फास्फेट जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमारे पास एनएमपी होगा क्योंकि मोनोफॉस्फेट है। अगर दो फास्फेट जुड़े हो तो डाई हो जाएगा एनडीपी, और अगर तीन फास्फेट हो तो ट्राई हो जाएगा एनटीपी। इसी तरीके से जब डीएनए, ये खास तौर पर डीएनटीपीज हमने नाम सुना होता है, डीएनटीपीज जब हमारे पास हम डीएनए की सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं या उसकी पॉलीमराइजेशन वगैरह होती है तो वहां पे डीएनटीपीज चाहिए होती है। डी का मतलब होता है डीऑक्सी
और हमारे पास मतलब डी का मतलब यही होगा कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे हाइड्रोक्सिल की जगह सिंपल हाइड्रोजन होगा, तो वो डीएनटीपी बन जाता है। तो अगर ये हमारे पास बिलफर्ज एडिनिन है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक फास्फेट है तो एएमपी, एक फास्फेट है तो एडिनोसिन है ना, ये बाकी क्या है एडिनोसिन, साथ में मोनोफास्फेट, मोनो क्या है फास्फेट। इसी तरीके से एक और नाम होगा एडीपी, क्या नाम होगा एडीपी। एडीपी में क्या है कि ये एक फास्फेट ग्रुप है, इसी के साथ एक दूसरा फास्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, तो वो डाइफास्फेट हो जाते हैं एडीपी। ठीक है, एडीपी का नाम तो हर जगह यार बायोएनर्जेटिक्स में कितना सुना एडीपी। इसी तरीके से अगला इसका है, अगर 3 फास्फेट इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ क्या जुड़ जाए, यहां पे 3 फास्फेट जुड़ जाए तो वो एटीपी बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, क्या बन जाता है एटीपी। तो वो हमारे पास क्या है, सिंपल ये है एएमपी एडीपी एटीपी। इसी तरीके से अगर एडिनोसिन की जगह जी आ जाए तो फिर जीएमपी जीडीपी जीटीपी, ये हम जो केल्विन साइकिल में देखोगे वहां पे आपकी जीटीपी वाला जो नाम है वो सुनने में आ जाएगा। बायोएनर्जेटिक्स में तो सारा कुछ आ जाएगा। तो वो जो जीएमपी जीडीपी और जीटीपी है वो भी इसी सीने की जो फास्फेट ग्रुप कितने लगे हैं उसके लिहाज से। इसी तरीके से अगर सीटीपी कहीं आता है, सीडीपी आता है और सीएमपी आता है तो वो भी हमारे पास साइटोसिन से रिलेटेड होगा। इसी तरीके से टीटीपी टीडीपी और टीएमपी तो वो हमारे पास थाइमीन के हवाले से होगा, या यूटीपी यूएमपी यूडीपी वो यूरिटिडीन के हवाले से होता है। तो ये सारे जो नाम है वो यहीं से आके तो डिटेक्ट हो रहे होते हैं, याद रखना। एक फास्फेट हो तो मोनो, 2 फास्फेट हो तो डाई, 3 फास्फेट हो तो ट्राई, बाकी उसके पीछे न्यूक्लियोसाइड का नाम ले लो। जैसे ये पीछे क्या एडिनोसिन है, सो दिस विल बी एडिनोसिन, फास्फेट है लेकिन कितने हैं, एक है, सो एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर यहाँ पे 3 फास्फेट हूं तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, अगर 2 फास्फेट हूं तो एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक एक ही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बनाएंगे, ये पॉलीमर कैसे बनाएंगे, ये डीएनए का पॉलीमर कैसे बनाएंगे, ये आरएनए का पॉलीमर कैसे बनाएंगे, अभी हमने उसको नहीं छेड़ा। उसके लिए फास्फोडाइस्टर लिंकेज, उसके लिए बाकी जो कॉन्सेप्ट है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक थी, बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर की समझ आ गई तो उसके बाद डीएनए आरएनए कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो वो भी समझ आ जाती है। तो होप सो कि आप लोगों को काफी सारी बातें जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के हवाले से समझ में आ गई हैं। तो अगर समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन अपना है, कमेंट में पूछ लिया करो। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।